हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 7। टॉपिक हमारा है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रीएम्बल। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन। 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ाद हुई, यानी कि यहाँ से लोगों को फ्रीडम मिली। लोगों ने एक लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया, ऑर्जस स्ट्रगल कह सकते हैं। ऑर्जस स्ट्रगल यानी कि एक कठिन स्ट्रगल किया। हमने देखा कि ये स्ट्रगल जो है वो सामने आता है। स्ट्रगल तो बहुत हो रहा था भाई। जो हमने देखा जो शासक थे वो भी बीच बीच में कुछ न कुछ विद्रोह वगैरह कर रहे थे, लेकिन उसको सप्रेस किया जा रहा था। मेन स्ट्रगल जो है वो सामने आता है जब सभी लोग जो थे वो एकजुट हो गए 1857 का जो रिवॉल्ट था वहां से, ठीक है। लेकिन उसको सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन वहां से जो हमारी आज़ादी का स्ट्रगल जो था लोगों के अंदर वो और ज़्यादा आ जाता है। उस समय तो सप्रेस कर दिया गया, लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया कि हमको अब इनसे छुटकारा चाहिए, और उसके लिए सभी जो थे वो एकजुट हुए। तो इस तरीके से एक लंबा स्ट्रगल था जो उस समय से तेजी से स्टार्ट होता है, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है, ठीक है। आज़ादी तो मिल गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल था। वो बड़ा सवाल ये था कि जो अब यहाँ की सत्ता है, जो पावर है, जो कि इन ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, अब उनको दे दिया गया किसको? इंडियन के हाथ में। ये तो बड़ी अच्छी बात थी कि इनके हाथ में दे दिया गया। तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना, कि अब उस पर काम किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है हमारा, वो बनेगा जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो राष्ट्र है वो ऑर्गेनाइज होगा। क्यों? इतने टाइम से पहले राजा महाराजा थे, फिर मुगल्स आ गए, ठीक है, तो वहां से भी रियासतें जो थी वो चल रही थी। उसके बाद ब्रिटिश आ गए, उनका कानून चल रहा था। उस तरीके से तो अब कंट्री नहीं चलनी थी। तो मेन चीज था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, ये हमारा क्या था? प्राइमरी वर्क टास्क, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अगर हमें समझना हो तो ये क्या था? बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन। फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर समझना हो, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिससे ये हो कि भाई कंट्री जो है वो जिसके द्वारा गवर्न होगी, किसके द्वारा वो गवर्न होगी, किस तरीके से कंट्री ऑर्गेनाइज होगी, किस तरीके से गवर्न होगी, जो गवर्न करेगा उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगा, उसको किस तरीके से चुना होगा, उसकी पावर क्या होगी, उसके वर्क क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे, एंड पब्लिक के लिए उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। ये सारी चीजें अब तय करना जरूरी था, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन में लाना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल क्या था ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसी ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे फ्रेम किया, उसी ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनी, कौन से लोग इसमें थे, ये हम समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो एक इलेक्टेड बॉडी थी। इलेक्टेड बॉडी यानी कि लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आई थी। शुरुआत में बात थी कि इसको लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, आज़ादी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि भाई आज़ादी जो है, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने 1930 में ही बोल दिया था कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, अपना स्वराज दिवस मनाएंगे, बट उस दिन ये चीज़ नहीं हो पाई। फिर उसके बाद भाई समय समय पर कुछ ना कुछ मूवमेंट जो थे वो चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी तरफ से बोला गया था कि अच्छा ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको आज़ादी दे दी जाएगी। तब भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई। उसके बाद फाइनली वो दिन आया 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो था वो आज़ाद हुआ, ठीक है। चलिए, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, इसको बनाने का काम जो था भाई ये था कि अब हमें आज़ादी मिल जाएगी, तो उसकी जो कह सकते हैं बैठकें थी या असेंबली बनना, उसके चुनाव होना, ये चीज़ें जो थी वो पहले ही हो गई थी, ठीक है। तो ये जो इलेक्टेड बॉडी थी ये था लोगों के द्वारा, बट तब तक आज़ादी नहीं मिली थी। तो इस जो इलेक्टेड बॉडी थी, ठीक है, इनका इलेक्शन किस तरीके से हुआ, इनको किस तरीके से चुना गया, तो जो प्रोविंसेस काउंसिल थी वहाँ पे इसका इलेक्शन हुआ, उसके द्वारा चुना गया। फर्स्ट टाइम
जो जब ये बनी थी काउंसिल, या फिर कह सकते हैं जब ये असेंबली जो थी वो बनी थी, उस समय इसमें 389 मेंबर्स थे। ठीक है, 389 मेंबर्स थे। इसके तब तक पार्टीशन नहीं हुआ था, क्योंकि हमें आज़ादी भी उस समय तक नहीं मिली थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब पार्टीशन हो गया तो इसमें इसके जो मेंबर्स थे वो और कम हो गए, वो बचे कितने 299। फिर कुछ और कारणों से कुछ लोग जो थे वो और अलग हो गए। उसके बाद 229 मेंबर्स इस असेंबली में थे। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट जो मीटिंग थी हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट मीटिंग जो इसकी हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। 4 डेज के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने एक प्रस्तावना जो थी वो पेश कर दी। प्रस्तावना क्या थी हम लोग आगे उसको समझेंगे, जिसको प्रीएम्बल के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रीएम्बल जो था वो यहाँ पर पेश कर दिया गया। इसको हम लोग यहाँ पर इसलिए ऐड कर रहे हैं, आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन प्रीएम्बल के बारे में हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसको किसने पेश किया, कब किया। ठीक है, चलिए ठीक, तो ये जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बन गई। इसके चेयरमैन जो थे वो डिक्लेयर हुए कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके चेयरमैन घोषित हुए, डिक्लेयर हुए। और इसमें कुछ और अदर मेंबर्स थे, जिनमें मेन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद और सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये लोग इसके मेंबर थे और अदर्स बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बन गई। यहाँ से संविधान हमारा जो था उसको लिखने का काम शुरू हुआ और उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 2 years 11 month and 18 days। ठीक है, तो 9 दिसंबर फर्स्ट बैठक थी और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रेडी हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को। तो इसको बनने में कितना समय लग गया था, इसको बनने में समय लग गया था 2 years 11 month and 18 days। ठीक है, इतना टाइम लगा। अब ये रेडी तो हो गया था, तो इसको उसी समय क्यों नहीं लागू किया गया, ये डेट क्यों चुनी गई। हमारा जो रिपब्लिक डे है हम लोग इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था कब, इसी दिन। ठीक है, पास तो वो यहाँ पर हो गया था। ठीक है, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों ये डेट इसलिए चुनी गई, क्योंकि इसी दिन, इसी डेट पर हम लोगों ने अभी बात की 1930 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वो लोग स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो इसी दिन ये हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू किया जाएगा। इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में क्यों मनाते हैं, ठीक है, ये भी समझेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो यहाँ लागू हो गया, लेकिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं क्यों, क्योंकि तब तक क्या था कि हम पर कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, जरूर हम 47 में आजाद हो गए थे वहां पर, लेकिन जो हमारे फैसले थे, कह सकते हैं जो मेन पावर थी वो अभी हमारी नहीं थी। गवर्नमेंट हमारी थी, हम वो चीजें देख रहे हैं, लेकिन मेन पावर जो हमारी थी वो हमारी नहीं थी। क्यों, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज थे उस पर हमारा राइट नहीं था कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। हमारे जो बड़े फैसले हैं, किस कंट्री के साथ हम रिश्ता रखेंगे, किसके साथ नहीं रखेंगे, ये सारे फैसले जो थे वो वही लोग ले रहे थे। 1950 को जो हमारी मेन पोस्ट थी, ठीक है, हमारे यहाँ की सुप्रीम पावर जो थी वो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके हाथ में आई। ठीक है, इसी डेट से, इसीलिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के रूप में। ठीक है, तो यहां से ये चीजें जो है आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 9 दिसंबर 1946 को जब फर्स्ट मीटिंग हुई हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसके 4 डेज के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, 4 डेज बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने हमारा प्रीएम्बल जो है, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने पेश कर दिया। अब ये प्रीएम्बल क्या था ये हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रीएम्बल जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, प्रीएम्बल जो पेश किया गया, मतलब अभी भी है, बट हम उस समय के बाद अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रीएम्बल जो उस समय में पेश किया गया वो क्या था, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन था कि हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं, किन चीज़ों का जिक्र है, या फिर कह सकते हैं जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके विजन क्या थे, उनके एस्पिरेंट्स क्या थे, इसका हमें उस पता चलता है कि भाई क्या सोचकर उन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में सोचकर बनाया। जैसे अगर हम कोई भी बुक लेते हैं, वो चाहे हमारे कोर्स की है या हम कहीं भी लाइब्रेरी में चले जाएं, हमने कोई बुक उठाई तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, उसकी इंडेक्स देखते हैं। उस इंडेक्स से हमें ये समझ में आ जाता है कि इस बुक में किन किन चीज़ों के बारे में कहा गया है।
उसी तरीके से हमारा प्रीएम्बल है, कह सकते हैं कि हमें पता चल जाता है, मतलब वो पूरा जो है हम उसको पढ़ना है, उसे जानना है, उसमें हमें समय लगेगा। उससे अच्छा कि अगर प्रीएम्बल हमने देख लिया तो हमें ये समझ में आ गया किन चीज़ों के बारे में कहा गया है, तो ये है हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल कह सकते हैं जैसे किसी की खूबसूरती होती है, कोई रेडी हुआ, अगर उसको क्या है ज्वेलरी पहना दी जाए तो खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है। उसी तरीके से हमारा प्रीएम्बल कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो एक ज्वेलरी की तरह है, इसीलिए उसको ज्वेल सेट बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को ज्वेल सेट बोला गया है कि वो उसकी खूबसूरती जो है उसको बढ़ाने के लिए, कि हमको उससे पता चल जाता है उसके बारे में। अच्छा, उसके अलावा प्रीएम्बल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमें बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्स क्या हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना इसका सोर्स क्या है, किन लोगों के बारे में बना, कहाँ से इसके सोर्स आए, इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, इसके सोर्सेज के बारे में, इसके नेचर के बारे में, नेचर ऑफ द स्टेट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर ऑफ द स्टेट है वो हमें बताता है प्रीएम्बल। ठीक है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में हमें पता चलता है प्रीएम्बल से। ठीक है, तो ये है हमारा प्रीएम्बल। वन बाय वन इनको हम डिटेल में आगे समझते चलेंगे। तो अभी हमने जाना प्रीएम्बल जो है वो हमें बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, नेचर और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वन बाय वन इनको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स की बात करें तो वी द पीपल, ठीक है, हम लोग इसके सोर्स हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है, जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम इंडिया के लोग जो हैं वो क्या है, इसके सोर्स हैं। गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, जो अथॉरिटी है ये किसके पास होगी, हमारी गवर्नमेंट के पास। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो अथॉरिटी है कंट्री की वो किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी। और ये गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये गवर्नमेंट जो है हमारे वोट के द्वारा, इलेक्शन होते हैं हर 5 ईयर पे, हम वोट करते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं या कह सकते हैं पब्लिक जिसको चुनती है इस तरीके से, ठीक है, उसको अथॉरिटी मिलती है। ठीक, तो जो गवर्नमेंट बनी, अथॉरिटी किसके पास है, हमारी गवर्नमेंट के पास। वो गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से आती है, हमारे वोट के द्वारा। इस तरीके से यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसे हम चुनते हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें ये राइट दिया है कि हम अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी विशेष का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से समझें, देखिए इलेक्शन में इतने लोग खड़े हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, लेकिन किसी एक को ही ज़्यादा वोट मिलते हैं, हम लोग चूज़ करते हैं। तो जिसको ज़्यादा वोट मिले तो उसको हम, यानी कि हमने उसे चूज़ किया है। तो वो क्या है, हमने उसे क्यों किया, क्योंकि हमारी विश है कि हमारी जो विशेज़ है उसको ये पूरा करेगा। ठीक है, इसलिए हमने उसे वोट किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, पब्लिक की जो विशेज़ है उसका रिफ्लेक्शन है। चलिए अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द स्टेट की। ठीक है, तो नेचर ऑफ द स्टेट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे 5 चीज़ें आएंगी, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन सी 5 चीज़ें हैं, ठीक है, इसको याद करना इजी है। कैसे हम समझ सकते हैं, देखिए 3S पहले आप याद रखिए। और कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ये दोनों आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 3S क्या है आपका, सोवेरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, 3S, फिर उसके बाद आपका DR, ठीक है, डॉक्टर से DR, डॉक्टर का होता है ना, ठीक है, तो 3S DR, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सॉवरेन की बात सबसे पहले हम करेंगे। ठीक है, इस नेचर में सबसे पहले आता है सॉवरेन। सॉवरेन की बात करें तो इंडिया जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये आपको पता है। ठीक है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 1947 में, ठीक है, तो 1947 से फिर उसके बाद 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू होता है। ठीक, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू होता है। वहाँ से क्या होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, वहाँ से जो मेन पावर है वो हमारी कंट्री के हाथ में आई। उसके पहले तक क्या था, उसके पहले तक हम लोग जो थे वो रिपब्लिक कंट्री नहीं थे, डोमिनियन कंट्री के रूप में आते थे। मतलब ये कि हमें आज़ादी तो मिल गई थी, बट जो मेन पावर हमारी थी वो हमारे हाथों में नहीं थी। जैसे हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो हम कैसे खर्च करेंगे, उस पर ऊपर से जो
पावर है, यानी कि जो ब्रिटिश पावर थी वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकती थी कि आप उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप इस रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जब हमारी जो रिपब्लिक डे जो हम लोग यहाँ मनाते, ठीक है, वो इसीलिए मनाते क्यों, क्योंकि वहाँ से जो मेन पावर थी वो हमारे हाथ में आ गई। तो जो मेन पावर है वो किसके हाथ में, हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है, सबसे ऊपर की जो पोस्ट हमारी क्या है, प्रेसिडेंट की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अब जो मेन फैसले थे, मतलब जो भी चीजें थी, तो उस पर किसी फॉरेन कंट्री का कंट्रोल नहीं था, यही क्या है, सोवरेन। तो यहाँ से हम लोग क्या थे, 1950 जब हमारा जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो सोवरेन कंट्री बनने के उपलक्ष्य में हम लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कि अब हमारे ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट इसको लागू किया गया था, या कह सकते हैं इसको ऐड किया था 42 जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें। कब, इंदिरा गांधी जी के टाइम में, 1976 में। क्यों ऐड किया गया था, इसको ऐड करने का उद्देश्य ये था कि अमीर और गरीब, ठीक है, रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, उसको बराबर किया जा सके। कैसे बराबर किया जा सकता है, इस तरीके से कि जो वेल्थ, ठीक है, अमीर गरीब कैसे बनते हैं, वेल्थ के बेस पर ही बनते हैं कि एक जिसके पास बहुत पैसे हैं वो रिच हो गया, ठीक है, जिसके पास नहीं है, कम है, तो वो गरीब है, ठीक है, पुअर है। तो इस गैप को एक ब्रिज मिल सके, इसके लिए क्या है, दोनों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले, यानी कि हर जॉब का फॉर्म जो है दोनों भर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी दोनों जो है किसी भी तरीके का बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो वेल्थ में दोनों को अपॉर्चुनिटी जो है वो बराबर मिल सके, इसके लिए इसको यहाँ पर इस एक्ट में ऐड किया गया था, ठीक है। तो 1976 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में इसको ऐड किया गया था, किसको, सोशलिस्ट को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। चलिए बात करते हैं अब सेक्युलर। सेकुलर जो ये वर्ड है इसको भी 1976 में ही ऐड किया गया था, जो 42 अमेंडमेंट एक्ट हमारा था उसमें 1976 में इसको एक्ट किया गया था। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री क्या है, सेकुलर स्टेट। हमारे यहाँ सभी धर्मों को मानने की इजाजत है, ठीक है, सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी या फिर कह सकते हैं सभी को बराबर की वरीयता दी जाती है। जैसे सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, जैसे हम देखें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं और सबको छूट है कि वो अपने धर्मों को मान सकते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको याद होगा कि उसमें क्या है, उसमें कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी को भी। वही चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सेकुलर स्टेट जिसकी खूबी क्या है वो हम भी समझ लेते हैं, जो कि जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो सेकुलर स्टेट के रूप में आती है, ठीक है। डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन। हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल या स्टेट रिलीजन नहीं है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। सभी को बराबरी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी, ठीक है, किसी को भी हम लोग रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ओके। डज नॉट फेवर और प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को हम फेवर या प्रमोट नहीं कर सकते हैं, सबको बराबरी का दर्जा है। ऐसा नहीं है कोई एक रिलीजन वाला आ जाएगा और कहीं पर है कि उसको ये प्लेस चाहिए या फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम जगह को तय कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं गारंटीज द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज हर ओन रिलीजन। सभी को बराबरी की छूट है, मतलब सभी को फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं, ठीक है, उसकी वर्शिप कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमारी कंट्री जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे प्रीएम्बल में 1976 में जोड़ा गया था। चलिए तो 3S जो थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की। तो डेमोक्रेटिक की बात अगर हम करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान होती है ऑफ द पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो लोगों की पीपल है, लोगों की गवर्नमेंट है, एंड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, ठीक है। ये क्या है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसकी पहचान है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट क्या है, हमारे द्वारा बनी, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, ऑफ द पीपल हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें कि सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है, सभी जो है सभी को छूट है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट जो है वो कोई पर्सन ही जो है वो क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि सारे लोग जो हैं वो अगर बनना चाहें गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के रूप में आना चाहें तो नहीं आ सकते। तो इसलिए कोई एक होता है जो क्या करता है, हम सभी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे चूज करते हैं इलेक्शन के द्वारा, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे द्वारा ही बनती है, हमारे लोगों के लिए ही बनती है और हमारे बीच में से ही कोई होता है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा का राज है और फिर कोई उसी में से जो है वो हम पर शासन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक, अब जब बात यहाँ पर आती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो हाई पोस्ट है, सबसे ऊंची पोस्ट है, ठीक है, वो ऐसी जगह पर ना तो डिक्टेटरशिप जो होती है उनकी होती है, ना मोनार्की होती है। यहाँ पर जो गवर्न करता है वो क्या होता है? वो 5 ईयर के लिए, हमारी कंट्री में देखें तो 5 ईयर के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है पब्लिक के द्वारा। ये पोस्ट जो है वो हेरिडिटेरी नहीं है कि भाई मोनार्की चल रही है, राजा महाराजा हैं और उसके बाद उनकी फैमिली से जो है उनका बेटा या उनकी फैमिली से जो लोग हैं वही आगे गवर्नमेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो सबसे ऊपर की पोस्ट पर है, जैसा भी हम लोगों ने पूरा डिस्कस भी किया। और ये जो पोस्ट है वो क्या है, हेरिडिटेरी नहीं होती है। ठीक है, हेड जो है वो कैसे ऑफिशियली वो इलेक्ट होकर जो हेड है हमारा वो बनता है। चलिए बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। अभी सोर्स एंड नेचर हमने देख लिया, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इसमें आता है जस्टिस। देखिए ये भी आपको याद होना चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सिंपल वर्ड्स है, इनको बस समझ लेंगे तो वो चीज़ें जो है वो याद रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर जस्टिस। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं सभी को बराबरी का दर्जा देना कानून के सामने। ठीक है, हमारा जो लॉ है वो सभी को बराबरी की नज़र से देखता है। ठीक है, कहीं भी देखें तो रिलीजन, कास्ट, क्रीड, बर्थ प्लेस, किसी भी बेस पर, ठीक है, स्टेटस, रिलीजन या फिर कह सकते हैं सेक्स, किसी भी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। सभी को बराबरी का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है, सबके साथ न्याय होता है। यानी कि जैसे कोई क्राइम है, किसी ने कोई क्राइम किया तो कह सकते हैं उस क्राइम के लिए, सेम क्राइम के लिए गरीब है अमीर है दोनों को सेम ही तरीके से पनिश किया जाएगा। मेन है विमेन है सेम तरीके से पनिश किया जाएगा। ठीक है, किसी भी कास्ट से आते हैं, किसी भी रिलीजन से आते हैं, सभी को उसकी पनिशमेंट जो है वो बराबरी से मिलेगी। ठीक है, किसी के साथ न्याय करना है तो वहां पर क्या है, सभी को एक ही नजरिए से देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य रहा कि सभी को बराबरी का दर्जा न्याय के सामने मिल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिले हैं। किस लिए मिले हैं? कि हमें कुछ लिबर्टी जो है वो मिल सके। जैसे बोलने की आज़ादी हम सभी को दी गई है। उसका ये मतलब नहीं है कि भाई गए किसी को भी कुछ कह के आ गए, नहीं, एक लिमिट में रहते हुए वो आज़ादी जो है वो हर किसी को दी गई है। ठीक है, या रिलीजन की बात करें, किसी को भी हर किसी को आज़ादी दी गई है कि वो किसी भी रिलीजन को मान सकता है। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे इक्वलिटी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सभी सिटीजन जो हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बर्थ प्लेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं आती हैं कि इस बेस पर हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सभी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेटर्निटी। ठीक है, जहाँ पर जोर दिया गया है किस पे, ब्रदरहुड पर। ठीक है, कि लोगों के बीच जो है वो भाईचारा रहे, किसी भी रिलीजन को लेके, स्टेट को लेके लोगों के बीच जो है वो झगड़े ना हो, सभी जो है वो मिलजुल कर रहे हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे? ऑब्जेक्टिव्स ये रहे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबके लिए एक जैसी रखना, जिससे कि क्या है, इसका एम कि लोगों के बीच के जो सोशल बैरियर्स हैं वो रिमूव हो सकें। और अगर वो रिमूव रहेंगे तभी क्या होगा, कंट्री जो है वो आगे बढ़ेगी, कंट्री की प्रोग्रेस हो सकेगी। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जो हमारे प्रियम्बल जिससे हम जान सकते हैं। तो हमारा प्रियम्बल क्या है, अभी हमने बात की ना स्टार्टिंग में कि प्रियम्बल हमारा क्या है, हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या है, वो इंट्रोडक्शन है या उसकी समरी है। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए हम ये जान सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहना चाहता है या उसमें क्या बातें कही गई हैं, किस बारे में कही गई हैं। तो प्रियम्बल उसी का शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम आसानी से समझकर अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जान सकते हैं कि इसमें किस बारे में कहा गया है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।